करे है, हदोकर लड़का बहुत अति करे है, हदोकर मेहरिया बहुत अति करे है, ठीक, हदोकर बाप बहुत अति करे है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज की यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है क्लास 12th वाले स्टूडेंट के लिए, जो कि केमिस्ट्री की है, क्लास 12th की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है, जो कि चैप्टर 1 का सोल्यूशन यानी जो कि सोल्यूशन है। तो मेरे साथी मैं आपको बता दूं सोल्यूशन से टोटल आएगा 7 मार्क्स का, जिसमें से 2 मार्क्स के आएंगे 1 क्वेश्चन के, है ना, और एक आएगा 2 मार्क्स का, एक आएगा 3 मार्क्स का। टोटल होगा 3 + 2 5 और +2 = हो गया मेरे साथी 7। सो यहाँ से पूरा कितने मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का आएगा मेरे साथी। चलिए मैं यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव सॉरी मैं यहाँ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूँ। कौन सा करा दूँ मेरे साथी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑब्जेक्टिव में आप सबको साथ में ही करा दूंगा कि ये अपने ऑब्जेक्टिव के एक PDF हो गया। चलिए मैं ले चलूँ आप लोगों को अपने पहले चैप्टर की ओर। ठीक मेरे साथी, जो अपना पहला चैप्टर मतलब पहला क्वेश्चन है, ठीक ना मेरे साथी, तो मैं आता हूँ अपने पहले चैप्टर की ओर। ओके मेरे साथी, अपना पहला चैप्टर ए है, देख लीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या कहता है, वांट ऑफ गुणांक को निर्धारित करने वाला सूत्र क्या है। मेरे साथी मैं बता दूं ये एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, बिल्कुल भी ना पढ़िए। अगला वांट ऑफ समीकरण लिखिए। मेरे साथी ये आ सकता है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा चांसेस नहीं, ओनली 20% ही ये आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएगा, है ना मेरे साथी। ठीक, चलिए मैं चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। अपना अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, क्या कहता है, नॉर्मलता की परिभाषा लिखिए। मैं आपको बता दूं नॉर्मलता जरूर आता है, बट आपको इतना पूरे नहीं लिखना है। देखिए आपको लिखना कितना है, किसी विलयन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। मतलब मेरे साथी कोई एक विलयन है जो 1 लीटर है, कितना है 1 लीटर, उसमें उपस्थित जो विलेय है, क्या है, विलेय है, उसकी ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद इस वहाँ पर कुछ भी ना लिखिएगा, इसका सूत्र फॉर्मूला लिखिएगा, नॉर्मलता बराबर विलयन के ग्राम प्रति लीटर में विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान। फिर लिखना चाहिए तो आप इसको लिख दीजिए। इसके बाद मेरे साथी मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आता है मोलरता व मोललता में अंतर। मेरे साथी अंतर आता है और इस अंतर को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। मैं बता दूं अगर आप परिभाषा पढ़ें तो एक एक परिभाषा लिख सकते हैं, नहीं है तो कुछ भी नहीं, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, परिभाषा भी यहाँ से बन जाएगी मोलरता और मोललता की। देखिए मेरे साथी पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विलयन में विलेय के आयतन पर विचार करते हैं। मोलरता में विलयन के आयतन पर विचार करते हैं, मतलब जो मोलरता होती है इसमें विलयन की किस पर विचार करते हैं, आयतन पर। और इसमें मोलरता में विलायक के द्रव्यमान पर विचार करते हैं, किस पर विचार करते हैं, विलायक के द्रव्यमान पर विचार करते हैं। फिर है मेरे साथी, फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होती है। और मोललता क्या होती है, मोललता विलयन में प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या होती है मेरे साथी। फिर क्या कहता है, मेरे साथी, मोलरता के विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसके विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता। हम आपको बता दें यहाँ से सिर्फ 3 नंबर का आएगा, तो 3 नंबर याद करना। इसे m द्वारा व्यक्त करते हैं, इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं कैपिटल, इसे स्मॉल m द्वारा। ठीक, मोलरता तापक्रम पर निर्भर करती है और ये तापक्रम के साथ परिवर्तित नहीं होती, मतलब ये निर्भर नहीं करती है। और एक ठो आप लोग इसका याद कर लीजिएगा परिभाषा, इसको याद कर लीजिए, मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होती है, और इसमें मोलरता विलयन के प्रति 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या होती है। ठीक, इसको कर लीजिए, बाकी आप कुछ भी ना करिएगा। ओके, अगला किस चलते हैं हम अपन, अगला आता है अपना पार्ट्स पर प्रति मिलियन को परिभाषित कीजिए। मेरे साथी मैं आपको बता दूं पार्ट्स प्रति मिलियन आपको 2 नंबर का आ सकता है। क्या आप पूछेगा, देख लीजिए, PPM भी इसको कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन भी कहते हैं और पार्ट्स प्रति मिलियन भी कहते हैं। जब विलयन में विलेय पदार्थ का सांद्रण बहुत कम हो तब इकाई का प्रयोग किया जाता है, अंश या भाग आयतन द्रव्यमान के रूप में हो सकते हैं। ठीक है ना, तब इस इकाई का मतलब क्या होता है, पार्ट्स प्रति मिलियन, यानी PPM घटक ए का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 10⁶। बस मेरे साथी यही आपके एग्जाम में पूछे सकता है। चलिए क्वेश्चन मेरे साथी, चलूँ मैं अगली क्वेश्चन की ओर चलूँ। ठीक मेरे साथी, आपका अगला टॉपिक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या आता है, चलिए मेरे साथी अगला देख लें हम, है ना। अगला अपना आता है ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के 2 उदाहरण लिखिए। मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, अगला आता है, मैं आ जाऊँ मेरे साथी हेनरी का नियम, क्या आ जाए, हेनरी का
नियम। तो मैं आपको बता दूं कि अपना हेनरी का नियम आता है, हेनरी का नियम आता है। देखिए हेनरी का नियम क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस दाब के समानुपाती होता है। बस मेरे साथ इतना ही आपको लिखना है। यदि विलायक का आयतन विलेय गैस का द्रव्यमान m है, यदि विलायक का आयतन क्या है m है, तथा द्रव्यमान यानी साम्य दाब क्या है P है, तो m प्रोपोर्शनल दैट क्या हो जाएगा P हो जाएगा। जब आप प्रोपोर्शनल दैट को हटाओगे, जब आप प्रोपोर्शनल दैट को जैसे क्या हो जाएगा m प्रोपोर्शनल दैट P, और जब प्रोपोर्शनल दैट को आप हटाओगे इक्वल लाओगे तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू के पी। जहाँ आप लिख दोगे मेरे साथी k क्या है, जहाँ के क्या है तो के स्थिरांक है मेरे साथी, क्या है के स्थिरांक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। यह पेपर में आ सकता है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, है ना, ज़्यादा चांसेस नहीं है, ओनली 30% है। विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर होते हैं, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर, इन अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। सिर्फ आप इतना लिखिएगा, विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुण का धर्म कहलाते हैं। फिर आ जाइए मेरे साथी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है मेरे साथी, अगला क्वेश्चन कहता है मेरे साथी मोल प्रभाज। क्या कहता है, मोल प्रभाज। यह ससुरा आता है पेपर में, इसको अच्छे से पढ़ना है मेरे बच्चों। देख लीजिए अगला क्वेश्चन से क्या है मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। माने अगर आप कोई विलयन लिए हो तो उसमें उपस्थित किसी एक घटक का, या विलेय का ले लो या विलायक को ले लो, ठीक, उसमें से किसी एक के घटक की मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की घटक की संख्या के अनुपात, मतलब बटे में आ गया, इसका मतलब अनुपात हो गया, ठीक। तो यही अपना क्या कहलाता है मेरे साथी, मोल फ्रैक्शन कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, बेंजीन में एंथोइक अम्ल को घोलने पर एंथेनॉइक अम्ल का प्रायोगिक अणुभार गुणधर्म दुगुना पाया जाता है। क्यों ये नहीं आएगा मेरे साथी। अगला ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगला आ सकता है फॉर्मलता की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए मेरे साथी, ये पूछ सकता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फॉर्मलता क्या, तो किसी भी विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या जो 1 लीटर विलायक में स्थित हो फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता का सूत्र होता है पदार्थ का ग्राम सूत्र भार अपॉन बिलियन का लीटर में आयतन मेरे साथी। चलिए अब चलो मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, सड़कों से बर्फ हटाने में CaCl2 का प्रयोग क्यों किया जाता है मेरे साथ। ये नहीं आएगा, फिर भी देख लीजिए, बहुत छोटा सा। CaCl2 मिलाने से जल का हिमांक घट जाता है, CaCl2 मिलाने से जल का हिमांक घट जाता है, इसलिए सड़कों में बर्फ हटाने में CaCl2 का प्रयोग करते हैं मेरे साथी। या ससुरा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना, बिल्कुल रट के जाना, मैं अभी अभी क्लियर करा रहा हूँ मेरे साथी। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, डिफरेंट इन गिव डिफरेंट बिटवीन द आदर्श सोल्यूशन एंड नॉन आदर्श सोल्यूशन, अनादर्श सोल्यूशन, ठीक। अब मेरे साथ यहाँ पर क्या आता है देख लीजिए, आपको फर्स्ट पॉइंट में कुछ भी नहीं करना है, ताप एवं दाब की संपूर्ण प्रास में राउल्ट के नियम का पालन करता है। सिर्फ आप इतना लिखिएगा, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। अनादर्श में लिखना है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक। फिर कहा था एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, बस आपको यही लिख देना है, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, इधर कर देना डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू नॉट 0, माने इक्वल के ऊपर इक्वल का काट ही देखा है हम, में काट का नहीं है, यह परीक्षा पूछवाई करेगा मोर बाबू। फिर आता है आयतन परिवर्तन डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0, और इसमें इक्वल टू का काट देखा, बाकी सब वह यार, ठीक, यह बन गया, ठीक मेरे साथी। कलर हम थोड़ा चेंज करी जो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए, है ना, माने लोग देखा तो अच्छा लगा, ठीक। और वीडियो शेयर बिल्कुल करे के मार साथी, इतना हम बोल रहे हैं ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, तब वीडियो को शेयर बिल्कुल किया जाए और दोस्तों को बुलाया जाए कि हाँ सीरीज अपनी आ गई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक। अगला क्वेश्चन है मोलरता एवं मोलरता की परिभाषा दीजिए। तो मोलरता एवं मोलरता पूछ देता है, जो कि मैंने डिफरेंट में बताया, आप चाहो तो उसी को लिख सकते हो, है ना, बट अगर चाहना हो, इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हो। देख लीजिए स्क्रीनशॉट लगा, देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बिल्कुल ओके। फिर चलते हैं हम राउल्ट का नियम, या ससुरा आएगा, राउल्ट का नियम या हेनरी का नियम, दो में से एक आएगा, ठीक। तो इसका क्या कहता है, राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर बस एक गणितीय रूप इस यहाँ पर लिख देना है मेरे साथी, बस हो गया। फिर आता है स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं।
तो हम बता दें स्थिर क्वाथी मिश्रण बहुत ईजी है। ऐसे विलयन जो बिना संघटन के परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित हो जाते हैं स्थिर क्वथनांक या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कितना होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक, हम वह आपको दिखाते हैं कि दो प्रकार का कौन कौन सा होता है ना। चलिए, ये रहा अपने दोनों प्रकार। क्या रहे मेरे साथी? दोनों प्रकार देख लीजिए। एक ठेका है निम्न क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण, माने निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण, और एक ठो उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण। पेपर में बहुत कम चांस है, फिर भी पढ़ लीजिएगा। आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं मेरे साथी? जो राउल्ट के नियम का पालन करे आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे तो अनादर्श विलयन। देख लीजिए, सेम यही बोल रही है। आदर्श विलयन ऐसे विलयन कहते हैं जिस पर राउल्ट के नियम का सब विलयन की सभी सांद्रताओं एवं तापों पर स्थिति में पूर्णांक रूप से लागू होता हो। ठीक, माने वही बात है, घुमा फिरा देता है बस। बान टाप समीकरण नहीं आएगा, मोलर हिमांक अवनमन नहीं आएगा, आ सकता है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मोलर स्थिरांक अवनम, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक मुश्किल नहीं आएगा। चलो छोड़िए, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगला था राउल्ट का नियम। ये तो हो ही गया। राउल्ट का नियम अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं, गणितीय रूप व्याख्या है। थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा, 3 नंबर में आ सकता है। थोड़ा सा अच्छे से इसमें दिया, डिटेल दिया है। राउल्ट का नियम, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलेय में विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। माने पी ए प्रोपोर्शनल दैट एक्स ए, पी ए प्रोपोर्शनल दैट एक्स ए, जहाँ एक्स ए विलायक का मोल प्रभाज होता है। ठीक ना। अब यहाँ पी ए प्रोपोर्शनल दैट एक्स ए, तो इक्वल टू लाओगे तो कोई एक स्थिरांक आ जाएगा। तो पी इक्वल टू के एक्स, जहाँ के क्या है? एक स्थिरांक है। यदि एक्स ए का मान 1 हो, पी इक्वल टू पी स्टैंडर्ड हो, तो पी स्टैंडर्ड इक्वल टू के हो जाएगा, एक एक्स ए का मान 1 हो जाएगा। ठीक मेरे साथ ही देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी न्यूमेरिकल से ईजी है ना। फिर समीकरण 2 और 3 से इसका मान रख के आ गया आपका, ये वाला आ गया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, सब आप लोग देख सकते हैं। ठीक, ये पूरा आ गया है। फिर यहाँ एक्स बराबर 1 2 प्लस मान रख दिए तो आ गया। फिर हम आ जाए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। तो अगला क्वेश्चन अगला इसको भी कर लिए। ठीक, 18 पेज, 1/2 गुणांक। हाँ, इसको नहीं किया है मेरे साथी, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन अपना कौन सा इंपॉर्टेंट? 1/2 गुणांक। क्या? हाँ, 1/2 गुणांक मेरे साथ ही आ सकता है। देख लीजिए इसको, सगुणन एवं वियोजन की मात्रा को अभिव्यक्त करने हेतु 1/2 ने सन 1880 में एक कारक दिया जिसे 1/2 कारक आई कहते हैं। ये समान प्रक्षेपित होता है। बस इसको आपको इसी कर देना है, बस हो गया। ठीक मेरे साथी, ठीक 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 ठीक। अब आगे चले, हम आगे चलते हैं। तो आगे कहता है प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं मेरे साथी? प्रतिलोम परासरण ज़्यादा नहीं आता पर आ सकता है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। ठीक, ये हो गया अपना प्रतिलोम परासरण। फिर आता है मेरे साथ ही समपरासरी और अर्धपारगम झिल्ली। तो हम बता दें समपरासरी के साथ में आपको 2 ठो और बता दें। समपरासरी, अतिपरासरी और अल्पपरासरी बहुत ईजी है। समपरासरी माने क्या होता है? ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब समान हो, जिसका परासरण दाब समान हो। समपरासरी से ही आशय आ रहा है समान, और परासरी का मतलब क्या होता है? परासरण। ठीक ना। तो समपरासरी माने जिसका परासरण दाब समान हो, उसे समपरासरी विलयन कहते हैं। फिर अल्प परासरी माने, समझ को अल्प माने होता है कम। ठीक, तो ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब कम हो उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। फिर बात आती है अधिक, अति परासरी माने, अति माने अधिक, कहा था ना करे हदुआ बहुत अति करे है, हदोकर लड़का बहुत अति करे है, हदोकर मेहरिया बहुत अति करे है। ठीक, हदोकर बाप बहुत अति करे है। ठीक ना। तो अति के माने का होते हैं अधिक। तो ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं मेरे साथी? अति परासरी विलयन कहते हैं। फिर इनसे आता है अर्धपारगम्य झिल्ली, पढ़ लेना है मेरे साथी। ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु पार जा सकते हैं उसे अपन अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ओके। फिर आता है धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर। मेरे साथी एग्जाम में पूछता है, आपको कुछ मत करना है, कौन कौन से टॉपिक याद कर लेना है मैं बता रहा हूँ। 3 मार्क्स का तो वही करेगा, 3 या 2 तो का मतलब है 36 तो याद करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 याद, टॉपिक नंबर 4 याद कर लीजिएगा। ये निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, ये उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू प्लस बी, ये धनात्मक माने का होता है प्लस, और ऋणात्मक माने का होता है माइनस। डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू माइनस भी। फिर आता है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू प्लस भी और डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू माइनस भी। तो दोनों में एच, यहाँ पर गलत हुआ है, यहाँ पर गलत हुआ है। यहाँ पर एच ऊपर है तो नीचे भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू डेल्टा भी, डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू 0 प्लस भी, और इधर हो जाएगा डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू माइनस भी ई। बस इतना ही आपको लिखना है मेरे साथ ही। ठीक, फिर अब तो हमारा शायद हाँ आता है परासरण दाब मापने की बरकले हार्टले विधि, पढ़ लीजिएगा, शायद याद है, ज़्यादा ईजी नहीं होता है ना।
ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता। फिर आता है हिमांक अवनमन, मेरे साथ ही इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, देख लीजिए आप लोग, आ सकता है। मैं डिटेल इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अपनी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक, अभी अभी ये हो चुकी है अपनी वीडियो 15 मिनट्स की। ठीक, तो इसको आप कर लीजिएगा। और इधर आ गया है ना, आ सकता है, छोटा सा पूछेगा परिभाषा परिभाषा क्वथनांक उन्नयन जैसे है तो लिख देना है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसके वाष्प दाब में का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक ना, उसके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बस ये ग्राफ आपको बना देना है और आपको पूरे नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक मेरे साथी, ठीक 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 ठीक, ये भी समझ में आ गया आपको। अनादर्श अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, ये भी धनात्मक चलन वाले विलयन, इसमें भी ये भी तो नहीं आएगा। यूरिया न्यूमेरिकल्स एक बार देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा देख के जाइएगा, शायद आ जाए। ठीक, और इधर है ना न्यूमेरिकल्स, आप लोग हम यहाँ समझाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक, आप लोग अगर कहेंगे भी तो हम न्यूमेरिकल्स एक अलग की फिर से पर क्वेश्चंस वीडियो बना देंगे। ठीक, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आता एग्जाम में केमिस्ट्री में। ठीक, अब यहाँ से हमारा चैप्टर 1 सोल्यूशन ख़त्म होता है मेरे साथी। आप लोग इस डाउट पे ना होइएगा कि सर जी बार बार चैप्टर 1 क्यों बोलते हैं सोल्यूशन को। तो सर जी चैप्टर 1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपनी चैप्टर 1 केमिस्ट्री होती है सॉलिड स्टेट, बट सॉलिड स्टेट इसलिए नहीं है क्योंकि उसके इस बार रिड्यूस किया गया 2022-23 सेशन के लिए, है ना। तो इस बार सिर्फ आएगा अपना बिलियन आएगा। तो चलिए मेरे साथी, हमें उम्मीद है आप लोगों की यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सिर्फ हम आपसे अंत में एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए जिससे सबको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो जय हिंद मेरे साथियों, फिर मिलता हूँ मैं आप सबसे एक और नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल एक अच्छी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथी जय हिंद, बाय बाय।